अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है कोलाइड। कोलाइड क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो हम कहेंगे हमारे शरीर के अंदर और हमारे चारों ओर हर जगह हमें कोलाइड मिलते हैं। उदाहरण के लिए आप ठंड के दिनों में ये कोहरा देखते हैं, ये कोलाइड का ही एक रूप है। इसी तरह से ये फैक्ट्रियों में निकलने वाले धुएं, ये धुआं भी कोलाइड ही है। इसी तरह से यदि हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकीय तरल होते हैं, साइटोप्लाज्म या फिर रक्त, ये भी कोलाइड ही हैं। इसी तरह से आप देखिए, ये है आइसक्रीम और ये है क्रीम, ये तो आप यूज़ करते ही हैं, ये भी कोलाइड ही हैं। इतना ही नहीं, आप घरों में उपयोग करने वाले जो रूम स्प्रे हैं या फिर ये साबुन का झाग, ये भी कोलाइड के ही प्रकार हैं। आप अपने घरों में जो दवाइयाँ उपयोग करते हैं और जो दवाइयाँ सिरप के रूप में होती हैं, वो भी कोलाइड ही होते हैं। इतना ही नहीं, जो आप अपने घरों में पैरों की सफाई के लिए प्यूमिक स्टोन यूज़ करते हैं या फिर फोम उपयोग करते हैं, ये भी एक प्रकार के कोलाइड ही हैं। तो आप देखिए, ये कोलाइड हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। ये कोलाइड विलयन से किस तरह से भिन्न है, आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के मिश्रण हैं। पहला जो आपको दिखाई दे रहा है वह पानी में नमक का मिश्रण है। लेकिन क्या आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें नमक मिला हुआ है? नहीं, क्योंकि इसमें आपको नमक के कण दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये नमक का जो मिश्रण है, इसीलिए हम इसे विलयन कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। इसमें नमक के कण इतने छोटे हैं कि ये इसमें आपको बाहर से दिखाई नहीं दे रहे हैं और इस तरह यहाँ पर आपको केवल एक ही प्रावस्था दिखाई दे रही है। दूसरी ओर यदि हम इस मिश्रण की बात करें तो यहाँ पर पानी में हमने रेत डाला हुआ है और यहाँ पर आपको रेत के जो कण हैं वो बाहर से दिखाई दे रहे हैं। और क्यों? क्योंकि ये रेत के कण इतने अधिक बड़े हैं कि आप इन्हें स्पष्ट देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको दोनों प्रावस्थाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अब इन दोनों प्रावस्थाओं के बीच यहाँ पर हमने देखा एक जिसमें कि जो विलय के कण हैं बहुत छोटे हैं, ये समांगी मिश्रण हुआ। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि विलय के कण काफ़ी बड़े हैं जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और यह एक स्पष्ट विषमांगी मिश्रण है। इन दोनों के बीच हमारे पास और भी भिन्न भिन्न प्रकार के मिश्रण होते हैं, जिनमें कि कणों के साइज इस शुद्ध विलयन के कणों और यहाँ पर जिसे हम निलंबन कहते हैं उनके कणों के बीच होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह है स्टार्च का मिश्रण। स्टार्च को जब हमने पानी में घोलकर इसे गर्म किया तो इस प्रकार का हमें एक मिश्रण प्राप्त हुआ। इसी तरह से जो दूध है, यह भी एक प्रकार का, यदि मैं इसे पानी में डाल दूँ तो आप देखेंगे कि ये पानी में पूरी तरह से फैल गया है। अब इस प्रकार के ये जो मिश्रण हैं, इन्हें हम कहते हैं कोलाइड। तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि जो कोलाइड अवस्था होती है उसमें कणों का आकार शुद्ध विलयन के कणों के आकार तथा सस्पेंशन के कणों या निलंबन के कणों के आकार के मध्य में होता है। इस तरह हमने देखा कि जो कोलाइड हैं वह एक प्रकार के विषमांगी तंत्र हैं और ये दो भागों से मिलकर बने होते हैं। इसमें एक भाग होता है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, वह है परिक्षिप्त प्रावस्था, और यह दूसरे पदार्थ में फैला हुआ होता है जिसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। यानी कि कोलाइड तंत्र का निर्माण दो चीज़ों से मिलकर होता है, एक है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विलयन तथा कोलाइड के में जो मुख्य अंतर होता है वह इनके कणों के आमाप का ही अंतर है।
यहाँ पर हम देखें कि जो कोलाइड के कणों का आकार होता है वह 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। यदि कणों का आकार इससे छोटा है तो उनसे बना हुआ मिश्रण विलयन कहलाएगा, और यदि कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक है तो उससे बना हुआ जो मिश्रण होगा वह सस्पेंशन या निलंबन कहलाएगा। यहाँ पर हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो विलयन के अवयव होते हैं वो या तो फिर आयन हो सकते हैं या छोटे छोटे अणु हो सकते हैं, लेकिन जो कोलाइड के अवयव होते हैं वो एक बृहद अणु भी हो सकता है, जैसे कि प्रोटीन का अणु या एंजाइम का अणु या फिर कोई और बहुलक, या फिर ये कई परमाणुओं या फिर कई आयनों या कई अणुओं का एक संकलन भी हो सकता है, जो कि मिलकर एक कोलाइड रेंज के आकार का गठन करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि विलयन और कोलाइड तथा सस्पेंशन, इन तीनों में मुख्य अंतर इनके कणों के अमाप, कणों की साइज का ही होता है। ये कणों का, कोलाइड के कणों का आकार कैसा होता है? कोलाइड के कणों का आकार गोल भी हो सकता है या भिन्न भिन्न आकृति का भी हो सकता है, लेकिन इसके जो आकार है उसका जो अधिकतम व्यास है वह कोलाइड के आकार के रेंज यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य ही आना चाहिए। उससे बना हुआ मिश्रण कोलाइड तंत्र का निर्माण करता है। आइए अब हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम कोलाइड का अध्ययन क्यों करें, कोलाइड की क्या उपयोगिता है। तो इसका मुख्य कारण है इनका छोटा आकार। कोलाइड के कणों का आकार या इनके जो कणों की माप होती है वह कोलाइड कणों का प्रति ग्राम जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह बहुत अधिक होता है। और पृष्ठ, हम जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है वह पृष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उतनी ज़्यादा रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है। तो इसलिए जो कोलाइड कणों का उपयोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के लिए हम देखें कि यदि हमारे पास एक कोलाइड कण है जिसका क्षेत्रफल या क्यूब के आकार का है, जो कि 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। इससे बना हुआ यदि हम इसका पूरा क्षेत्रफल निकालें तो ये कितना होगा? ये होगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसी आकार के क्यूब को यदि हम 10 की घात 12 छोटे छोटे क्यूब में तोड़ दें, बहुत सारे क्यूब बना दें, तो उनसे मिलकर जो संपूर्ण इनका पृष्ठ क्षेत्रफल तैयार होगा वो हो जाएगा 60,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना वृहद क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा, जबकि अभी भी जो कोलाइड पदार्थ हमने लिया था उसका द्रव्यमान या उसका माप वही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोलाइड कणों के आकार की वजह से इनके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है और इसका हमारे विभिन्न रासायनिक प्रक्रमों में बहुत अधिक उपयोग होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसे और छोटा करके हम विलयन क्यों नहीं बना लेते, हम कोलाइड के रूप में इनका अध्ययन क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि यदि हम इनके कणों के आकार को और भी छोटा करते चलें यानी कि उसे विलयन में परिवर्तित कर दें, तो कणों के आकार की जो साइज होगी वो इतनी छोटी हो जाएगी कि उसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक प्रक्रम का होना संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है अधिशोषण में जो सरफेस होती है उसमें कम से कम इतनी जगह तो होनी चाहिए कि उसमें विभिन्न अभिकारक आकर वहाँ पर अधिशोषित हो सकें तथा आपसी अभिक्रिया के दौरान उत्पाद का निर्माण कर सकें। इसलिए हमें कोलाइड रेंज के अवयवों की आवश्यकता होती है और इसीलिए कोलाइडों का हमारे लिए बहुत अधिक महत्व है।
इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी हम दवाइयों के रूप में सिरप जो पीते हैं वो बहुत एकदम पतले नहीं होते, वो कोलाइड के रूप में होते हैं, थोड़े थिक मोटे होते हैं। यही वजह है क्योंकि उनका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा, तो जब हमारे ये शरीर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर कीटाणुओं या अन्य जो पदार्थों से ज़्यादा इंटरैक्शन कर पाएंगे और ज़्यादा अधिक प्रभावी होंगे, जिसकी वजह से इनका जो अभिक्रिया की दर होगी वो ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा प्रभावी तौर पर अपना काम कर पाएंगे। तो इस तरह हम देखेंगे कि कोलाइड का हमारे लिए काफ़ी अधिक महत्व है। आइए अब हम जानते हैं कोलाइडों का वर्गीकरण। कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं? तो हम यहाँ पर देखें, कोलाइडों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वह है कोलाइड की परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर। यानी कि यहाँ पर जो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी और परिक्षेपण माध्यम, इनका भौतिक अवस्था किस प्रकार से है। अब आप जानते हैं यहाँ पर जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो भी ठोस, द्रव या गैस हो सकती है। इसी तरह से जो परिक्षेपण माध्यम है वो भी ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। इस तरह से हमें कुल 8 प्रकार के कोलाइड सिस्टम प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम जो गैस और गैस का जो मिश्रण होगा उसे हम कोलाइड रेंज या कोलाइड तंत्र के रूप में नहीं मानते, क्योंकि हम जानते हैं जो दो भिन्न गैसें होती हैं वो आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण का निर्माण करती हैं, जबकि कोलाइड तंत्र एक विसमांगी तंत्र होता है। तो हमारे पास ये 8 प्रकार के कोलाइड तंत्र हमें प्राप्त होते हैं। आइए इनको देखते हैं, ये कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम परिक्षिप्त प्रावस्था, फिर परिक्षेपण माध्यम तथा कोलाइड के प्रकार, इनसे मिलकर किस प्रकार का कोलाइड बनेगा तथा उसके कुछ उदाहरणों को देखेंगे। यहाँ पर एक चीज हम और देखेंगे कि जो परिक्षेपण माध्यम होता है उसके आधार पर ही हमारे कोलाइड का प्रकार बनता है, या उसी माध्यम में हमारा कोलाइड का प्रकार बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यदि परिक्षेपण प्रावस्था या यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम ठोस है तथा परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, दोनों ठोस हैं, तो इस प्रकार से जो कोलाइड का प्रकार बनेगा उसे हम ठोस सॉल कहते हैं। सॉल का मतलब है यहाँ पर मिश्रण। तो यहाँ पर इसका उदाहरण हम लें तो आप देखेंगे कि जो रंगीन कांच होते हैं या फिर जो हम बहुमूल्य रत्न का उपयोग करते हैं, ये इस प्रकार के कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। जो रंगीन कांच होते हैं उनमें जो कांच बनता है उसमें कुछ धातुएं, जैसे आपने देखा होगा कॉपर है, कोबाल्ट है, ये धातुएं मिलाई जाती हैं ताकि उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न हो सकें। तो इस प्रकार ये ठोस में बना हुआ कोलाइड का उदाहरण है। इसी प्रकार हम देखें, जब परिक्षेपण माध्यम द्रव है और इसमें ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में मौजूद है, तो इस प्रकार का जो कोलाइड तंत्र बनता है उसे हम सॉल कहते हैं। और प्रायः हम अपने चारों ओर दैनिक जीवन में इसी प्रकार के कोलाइड तंत्र का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसके उदाहरण में आप ले सकते हैं जैसे कि पेंट, या फिर इसमें जो हमारे शरीर में उपस्थित जो कोशिकीय तरल होते हैं, साइटोप्लाज्म हुआ, रक्त हुआ, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरे प्रकार का जो कोलाइड है वह होता है यदि परिक्षेपण माध्यम गैस है और उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, तो इस प्रकार का जो सॉल तैयार होता है उसे हम एरोसॉल कहते हैं। और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं धुआं और या फिर धूल। वायु होती है उसमें धूल के कण या कोयले के कण परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में फैले हुए होते हैं, तो इसे हम कहते हैं जो धुआं होता है वह इस प्रकार के कोलाइड के अंतर्गत आता है। चौथे प्रकार का जो कोलाइड है इसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस है
तथा इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है। अब इस प्रकार का जो कोलाइड बनता है उसे हम जेल कहते हैं, और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं पनीर या फिर विभिन्न प्रकार की जो जेली होती हैं। इनमें ठोस पदार्थ में द्रव जो है वह परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में मौजूद होता है। इसके बाद अगला जो कोलाइड तंत्र है वह है परिक्षेपण माध्यम जब द्रव होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव होती है, यानी कि द्रव का द्रव में मिश्रण। इस प्रकार का जो कोलाइड तंत्र बनता है उसे हम इमल्सन या पायस कहते हैं, और यह भी सबसे ज़्यादा प्रचलित कोलाइड तंत्रों में आता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि दूध है, मक्खन है या फिर क्रीम है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगले प्रकार का जो कोलाइड सिस्टम है वह है जिसमें कि परिक्षेपण माध्यम गैस होती है जबकि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है, और इस प्रकार का जो कोलाइड तंत्र बनता है उसे हम कहते हैं एरोसॉल, क्योंकि यहाँ पर जो परिक्षेपण माध्यम है वह है गैस। हमने पहले ही कहा कि जो परिक्षेपण माध्यम होता है उसी के आधार पर हमारे कोलाइड का प्रकार बनता है। इसका उदाहरण हमने जैसे लिया अभी धुआं या फिर धुंध या फॉग तथा कोहरा, इसका उदाहरण होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हवा में कोहरा क्या होता है, जिसमें कि हवा में पानी की छोटी छोटी बूंदें यानी कि गैस में द्रव के कण परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में मौजूद होते हैं। तो धुंध या कोहरा इसका उदाहरण है। इसके अलावा जो बादल है वहाँ पर भी हम देखते हैं, ये इसका उदाहरण हो सकता है। या फिर जो हम रूम स्प्रे का जब स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे स्प्रे का जो पदार्थ होता है वो वायु में फैल जाता है। तो ये भी उसी प्रकार के एरोसॉल का उदाहरण है, जिसमें कि गैस में द्रव के कण फैले हुए होते हैं। अगले प्रकार का जो कोलाइड तंत्र है वह है जिसमें कि परिक्षेपण माध्यम यहाँ पर ठोस होगा तथा परिक्षिप्त प्रावस्था गैस होगी। यहाँ पर इस प्रकार का उदाहरण हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो ये जो प्रकार कोलाइड का बनेगा वो ठोस सॉल होगा, और इसका उदाहरण होता है आपका प्यूमिक स्टोन या फिर फोम। यहाँ पर प्यूमिक स्टोन जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पत्थर होता है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें छिद्र होते हैं, वो सरंध्र होता है, और ये ठोस के रूप में होता है तथा जो उसमें रंध्र होते हैं उसमें वायु भरी हुई होती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो परिक्षेपण माध्यम है वह तो ठोस के रूप में है, लेकिन उसके अंदर गैस परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में फैली हुई है। तो इसे हम कहेंगे कोलाइड जो इस प्रकार का होगा इसे हम कहेंगे ठोस सॉल। इसके अलावा अंत में जो एक कोलाइड तंत्र का उदाहरण है जिसमें कि परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है तथा इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था गैस होती है। अब ये उदाहरण आप देख सकते हैं, जो आप साबुन का झाग बनाते हैं उसमें आप देखेंगे कि द्रव होता है पानी, लेकिन उसमें हवा के बुलबुले, हवा अंदर भरी हुई होती है जिसमें हमको बबल्स के रूप में, झाग के रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो कोलाइड तंत्र है उसे हम फोम कहते हैं। ये फेन में, साबुन के झाग में इस तरह हमको दिखाई देता है। तो इस तरह जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इनके भौतिक अवस्था के आधार पर हम कुल 8 प्रकार के कोलाइड तंत्र प्राप्त करते हैं। इन सभी 8 प्रकार के जो कोलाइड सिस्टम हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित कोलाइड तंत्र होते हैं वह होता है एक आपका सॉल या फिर जेल, और तीसरे प्रकार का इमल्सन। और हम इस जो अध्याय है हमारा उसमें हम ज़्यादातर सॉल तथा इमल्सन के विषय में या उसके गुणों के विषय में अधिक अध्ययन करेंगे।